हाय एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट अगला जो पॉइंट्स है हम यहाँ पे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, तो मैंने पढ़ा दिया है मेटाफिजिकल पोएट्स, जॉन डन की पोयम एंड दी कैनोनाइजेशन, और जॉन डन के बारे में जो उनकी बायोग्राफी थी वो भी हमने कर लिया है, और दी कैनोनाइजेशन भी पढ़ लिया है। और आपके विलियम वर्ड्सवर्थ के मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आई थिंक विलियम वर्ड्सवर्थ का भी सिर्फ रह गया है क्या, 93 हो ही गई है विलियम वर्ड्सवर्थ का। ठीक है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस भी हो गया है, दोनों कंप्लीट हो गया है। ठीक है, शेक्सपियर का मैंने मैकबेथ करा दिया है एंड और क्या कराया है, मैकबेथ एंड शेक्सपियर का सोनेट 29, सोनेट 138 ये मैंने करा दिया कंप्लीट। और अब बचा क्या है उसमें मर्चेंट ऑफ वेनिस का, जिसका मैंने कोट करा दिया है, सिर्फ बस उसकी समरी बची है। ठीक है, वो हो जाएगा। मिल्टन का मैंने क्या करा दिया है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, वो आपका कंप्लीट हो गया। मिल्टन का अभी पैराडाइज लॉस्ट बाकी है, और जॉन डन का तो कंप्लीट हो गया है, जॉन डन। ठीक है, शायद और भी कुछ है तो मैं देख लूँगी। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं मेटाफिजिकल पोएट्स भी पढ़ लिया गया है, आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग को। तो ये भी आपके एलटी में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एलटी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, आपके टीजीटी के लिए भी तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पीजीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पीजीटी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो भी आपके लिटरेचर जहाँ पे भी पूछी जा रही है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पढ़ने वाले हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग, और ये जो क्लासेस है ना आज डेमो, ये डेमो 12 होगा। ठीक है, ये डेमो क्लासेस चल रही हैं आपकी, डेमो 12 है आज। 11 मैंने डेमो क्लास दे दिया है आपके एलटी के लिए। ठीक है, यूपीएलटी के लिए मैंने 11 डेमो क्लास दिया है, आज ये 12वीं क्लास है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो डिफिनेशन देखेंगे आपके ड्रामेटिक मोनोलॉग के डिफिनेशन क्या है। व्हाट इज़ ड्रामेटिक मोनोलॉग? तो अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ अ पोएम इन द फॉर्म ऑफ स्पीच बाय अ सिंगल स्पीकर हु एड्रेसेस एन इम्प्लाइड बट साइलेंट लिसनर। ये ध्यान रखना है, मैं हर जगह पेन का मार्क नहीं करूँगी, जहाँ पे ज़रूरी रहेगा वहीं पे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। एक सिंगल स्पीकर होता है और एड्रेस करता है साइलेंट लिसनर को। अनलाइक अ कॉन्वर्सेशन द स्पीकर डोमिनेट्स द एंटायर पीस एंड इन डूइंग सो अनविटिंगली रिवील्स दियर इनर थॉट्स, इमोशंस, फ्लॉज, कैरेक्टर ट्रेट्स। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, जब बात ड्रामेटिक मोनोलॉग की आती है तो हम किसको याद करते हैं, हम वही ऑप्टिमिस्टिक पोएट को याद करते हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग की, जो विक्टोरियन एज के वो पोएट हैं, ऑप्टिमिस्टिक पोएट माने जाते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। फिलहाल पहले हम ड्रामेटिक मोनोलॉग को जानते हैं। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है, तो याद रखना ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक ये चीज़ें याद रखनी है। ड्रामेटिक यानी कि नाटकीय होता है, और मोनो मतलब सिंगल, लॉग स्पीच देना, यानी कि कोई सिंगल पर्सन है जो स्पीच दे रहा है, और ये थोड़ा ड्रामेटिक है। ठीक है, कैसे? ड्रामेटिक मोनोलॉग वो पोयम होती है, ये याद रखना है, ये एक ऐसी पोयम होती है जो एक अकेले स्पीकर द्वारा दिए गए स्पीच के रूप में होती है। इसमें एक अकेला स्पीकर होता है और वही पूरी कहानी बताता है, उस पोयम की कहानी कहता है। ठीक है, तो एक ऐसी पोयम है जो अकेले स्पीकर यानी कि सिंगल स्पीकर होता है, उसी के द्वारा स्पीच दी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसमें एक अकेला स्पीकर होता है, यानी कि एक सिंगल स्पीकर इसमें होता है, और ये एड्रेस किसे करता है, एक सिंगल स्पीकर होता है और एक साइलेंट लिसनर होता है। ये क्या करता है, जो सिंगल स्पीकर है इस पोयम में, जो सिंगल स्पीकर होता है वो एक साइलेंट लिसनर को क्या करता है, एड्रेस करता है। ठीक है, अनलाइक अ कॉन्वर्सेशन, एक सामान्य बातचीत के विपरीत, द स्पीकर डोमिनेट द एंटायर पीस, इसमें स्पीकर क्या करता है, पूरी कहानी पर हावी रहता है, यानी कि पोयम की पूरी कहानी पर यही स्पीकर हावी रहता है, जो स्पीकर रहता है सिंगल स्पीकर। और ऐसा करते हुए अनजाने में ही ये क्या करता है, अपने इनर थॉट्स को बताने लग जाता है, अपनी इमोशन को बताने लग जाता है, अपनी जो कमियां हैं, अपनी जो फ्लॉज हैं, अपने जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, यानी कि अपने कैरेक्टर के गुण को भी ये अनजाने में ही रिवील कर देता है ऑडियंस को। तो ये होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो सिंपल ध्यान रखना है, चाहे आप सब्जेक्टिव दे रहे हो, चाहे आप डिस्क्रिप्टिव दे रहे हो, ठीक है, चाहे आप ऑब्जेक्टिव दे रहे हो, चाहे आप डिस्क्रिप्टिव दे रहे हो, तो ध्यान रखना है ऐसे पूछ अगर लिया जाएगा, बाय द वे आपके मेंस में पूछ लिया जाए ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, तो यही आपकी ये डिफिनीशन हो जाएगी। एक ऐसी कविता जिसमें सिर्फ एक सिंगल स्पीकर होता है, ठीक है, एक सिंगल स्पीकर द्वारा स्पीच दी जाती है, और जिसमें सिर्फ एक सिंगल स्पीकर होता है और एक साइलेंट लिसनर होता है, ये ध्यान रखना है।
ठीक है। और यही जो स्पीकर होता है, सिंगल स्पीकर, ये पूरी कहानी कहता है, पूरी कहानी पे हावी रहता है, और ये अनजाने में ही अपने इनर थॉट्स को, सब अपनी कमियों को, अपने जो जैसा है वो किस कैरेक्टर का है, अपनी सारी क्वालिटी बता देता है। तो ये ध्यान रखना है। की पॉइंट्स क्या है? द पोएट अज्यूम द कैरेक्टर वॉइस क्रिएटिंग अ पर्सोना, द स्पीकर इज नॉट पोएट बट अ फिक्शनल फिगर क्राफ्टेड बाय अ ड्रामेटिक इफेक्ट। इसमें बताया जा रहा है, इसका की पॉइंट अपने याद रखना है, ये जो स्पीकर होता है ये पोएट्स नहीं होता है। तो पहले बता दे रही हूँ कि ये जो स्पीकर होता है ये पोएट नहीं होता है, बल्कि कोई काल्पनिक कैरेक्टर होता है। पोएट क्या करेगा? कोई काल्पनिक कैरेक्टर को ले आएगा वहाँ पे, खुद पोएट नहीं होता। तो ये ध्यान रखना है, ये ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए क्वाइन किया गया एक काल्पनिक कैरेक्टर होता है, एक फिक्शनल कैरेक्टर होता है इसमें, ये जो स्पीकर होता है। तो ये ध्यान रखना, पोएट नहीं खुद होता है। आगे देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के कुछ घटक हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं, उसको देख लेते हैं। इसमें एक सिंगल स्पीकर होता है, अभी जैसे मैंने बताया कि नॉट द पोएट हिमसेल्फ, ना हरसेल्फ, पोएट नहीं होता है, ठीक है। इसमें एक सिंगल स्पीकर होता है, पूरी कहानी एक ही पर्सन के दृष्टिकोण से कही जाती है, यानी कि इस सिंगल स्पीकर के दृष्टिकोण से पूरी कहानी चलती रहती है, ठीक है। इसमें जो स्पीकर होता है वो पोएट नहीं होता, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना। दूसरा इसका क्या कंपोनेंट्स है? ये साइलेंट या पैसिव लिसनर। इसमें एक साइलेंट या पैसिव लिसनर होता है, ठीक है, लेकिन ऑफन इम्प्लाइड नॉट रिस्पॉन्डिंग, ये चुप रहता है, कुछ बोलता नहीं है, कोई जवाब नहीं देता है, ओनली सिर्फ ये स्पीकर ही बोलता रहता है। इसमें जो साइलेंट लिसनर है उसको ये एड्रेस करता है। और कैसे हमें पता चलता है कि इसमें साइलेंट लिसनर है या कोई पैसिव लिसनर है? तो जो स्पीकर बोलता है ना, ये जो सिंगल स्पीकर बोलता है, इसी की एक्टिविटीज़ से, इसके बोलने से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं, हाँ ये किसी से बात कर रहा है, पोयम में किसी से बात कर रहा है। अब जो जिससे भी बात कर रहा हो सकता है, मे बी उसका कोई दोस्त हो सकता है, उसकी कोई बहन हो सकती है, किसी से तो बात कर रहा है ये। इसके बात करने के अंदाजे से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ, एक्टिविटीज़ से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ कोई तो है जिससे ये बात कर रहा है। तब वो जो पर्सन है, वो जो कोई भी है, वो साइलेंट है, वो पैसिव लिसनर है, वो कोई जवाब नहीं देता है, ओनली सिर्फ ये सिंगल स्पीकर ही बोलता है, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए आपको। आगे क्या है? स्पेसिफिक सिचुएशन और मोमेंट ऑफ क्राइसिस कॉन्फ्लिक्ट। अगला क्या है? इसमें जो पोयम में एक और कैरेक्टर मौजूद, मैंने भी बताया कि जो साइलेंट एंड पैसिव लिसनर होता है, पोयम में एक और कैरेक्टर मौजूद होता है, लेकिन वो चुप रहता है, ठीक है। उसकी जो प्रेजेंस है, उसकी जो उपस्थिति है, हमें कैसे पता चलती है? तो स्पीकर के बोलने से पता चलती है, ये वाले सिंगल स्पीकर के बोलने से पता चलती है, ठीक है। एक स्पेसिफिक सिचुएशन होते हैं या मूवमेंट होती है और क्राइसिस एंड कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? ये वो मूवमेंट होता है, ये जो स्पीच दिया जाता है, ये जो सिंगल स्पीकर स्पीच दे रहा है ना, ये जो स्पीच दिया जाता है, ये कब दिया जाता है? तो याद रखना है, ये कोई ऐसे मूवमेंट पे दिया जाता है। ये जो भाषण है, ये जो स्पीच है, ये किसी विशेष घटना या कोई महत्वपूर्ण, कोई इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स में दिया जाता है, जो इसे क्या बनाता है? ड्रामेटिक बनाता है, ठीक है। ऐसे नहीं कभी भी दे दिया जाता है, कोई स्पेशल, कोई विशेष घटना हुई होगी या कोई महत्वपूर्ण पॉइंट रहा होगा, उस समय ये स्पीच दिया जाता है, जिसके कारण ये क्या बन जाता है? ड्रामेटिक। जिसके कारण ये एक तो मोनोलॉग रहता है, इसके कारण ये ड्रामेटिक बन जाता है। तो ये ध्यान रखना है इसमें। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? सेल्फ रेवलेशन होता है। सेल्फ रेवलेशन, द स्पीकर अनइंटेंशनली रिवील्स पर्सनल फ्लॉज, डिजायर्स, वैल्यूज़ एंड सीक्रेट्स। इसमें सेल्फ रेवलेशन यानी कि स्पीकर अनजाने में ही अपनी पर्सनल कमियों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी मूल्यों को, अपने रहस्यों को उजागर कर देता है, अनजाने में ही, जो स्पीकर होता है, सिंगल स्पीकर, ठीक है। मतलब बात करते 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 वो अनजाने में ही अपनी कमियों को भी बताने लग जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ड्रामेटिक कंटेक्स्ट आपने याद रखना है कि देयर इज़ ऑफन सेटिंग, बैक स्टोरी, अ साइकोलॉजिकल टेंशन दैट मेक्स मोनोलॉग ड्रामेटिक। तो इसमें अक्सर जो सेटिंग होती है, जो स्थान होता है, जो इसकी बैक स्टोरी होती है या मनोवैज्ञानिक तनाव होता है, जो क्या करता है? जो मोनोलॉग को ड्रामेटिक और इंटरेस्टिंग बना देता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये सारे क्या था? ये सारा क्या था? ये ड्रामेटिक मोनोलॉग की कंपोनेंट्स थे, घटक थे, या यूँ बोलो कि कैरेक्टरिस्टिक थे एक टाइप के। आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ओके। समझ में आ गया होगा मैंने भी क्या बताया है कि सिंगल स्पीकर होता है, इसमें पोएट नहीं होता, और स्पीकर और एक साइलेंट लिसनर होता है, पैसिव लिसनर होता है। और हमें कैसे पता चलता है कि एक साइलेंट लिसनर है? क्योंकि उस सिंगल स्पीकर के हाव भाव से, उसके बोलने के तरीके से, उसके एक्टिविटीज़ से पता चलता है कि हाँ, ये जो सिंगल स्पीकर है ये किसी से तो बात कर रहा है। अब वो उसका दोस्त हो सकता है, उसकी बहन, कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये बोलता नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, ये बोलता नहीं है, चुपचाप रहता है।
और इसमें क्या चीज़ें हैं, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग कैसे बन जाता है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें जो कोई इम्पोर्टेंट घटना होती है, ठीक है, कोई इम्पोर्टेंट घटना, जैसे कोई भी पर्सनल जो घटना हो, जैसे कि ये स्पीच कब दिया जाता है, किसी विशेष घटना या महत्वपूर्ण मोमेंट में दिया जाता है। कोई घटना घटी हो या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, उसमें ये स्पीच दी जाती है, तो इसे क्या बना देता है, ड्रामेटिक बना देता है। और चीज़ें याद रखनी है, इसमें सेल्फ रेवुलेशन भी होता है। जो स्पीकर होता है ना, वो बात करते 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 अपनी कमियों को भी बताने लग जाता है, अनजाने में उसको पता नहीं चलता कि मैंने बता दिया है। अपनी कमियों को भी, अपने पर्सनल फ्लॉज को, अपनी डिज़ायर को भी बताने लग जाता है, अपनी वैल्यू को, अपने सीक्रेट्स, जो उसके सीक्रेट हैं, जो भी उसकी रहस्यमयी चीज़ें हैं, वो सब कुछ उजागर करने लग जाता है, जिससे ऑडियंस को भी पता चल जाता है स्पीकर एक्चुअल में है क्या। तो ये चीज़ें, इसके कंपोनेंट्स को आपने ध्यान रखना है। अब आते हैं पर्पज़ एंड पावर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग का पर्पज़ एंड पावर क्या है, इसको अगर हम देखेंगे, अभी हम इसके जब एग्जाम्पल लेंगे ना, तो समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से एक्चुअल में ड्रामेटिक मोनोलॉग होता। अब ये जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग का जो पर्पज़ है, जो पावर है, इसमें क्या हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले देखेंगे साइकोलॉजिकल इंसाइट, गिव्स द रीडर डीप एक्सेस इनटू द स्पीकर माइंड। जब भी स्पीकर इस तरह की बात करता है, ठीक है, इस तरह की जब वो बात करता है जो स्पीकर है, तो ये रीडर को, जो रीडर है, जो लिसनर है, या यूँ बोलो जो ऑडियंस है, वो क्या करेगा, वो स्पीकर की मन की गहराइयों तक पहुंच जाता है इस तरह से। मतलब वो अपने इनर थॉट्स को, हर चीज़ को वो बताने लग जाएगा। तो इससे जो रीडर होगा, वो रीडर जान जाएगा ना किस टाइप का ये बंदा है, ये जो स्पीकर है वो किस टाइप का है। तो इस स्पीकर को, यानी कि रीडर को अच्छी तरह से पता चल जाता है कि ये किस टाइप का स्पीकर है हमारा, ठीक है। तो हम सीधे उसके विचारों और भावनाओं को समझ पाते हैं, यानी कि जो रीडर है वो स्पीकर के सीधे विचार, उसकी जो विचार है, उसकी जो भावनाएं हैं, उसको सीधे से समझ पाते हैं, क्योंकि वो सब कुछ क्या कर देता है, रिवील कर देता है। ये चीज़ें होती हैं। कैरेक्टर स्टडी अगर देखेंगे तो आइडियल फॉर रिवीलिंग कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स एंड मॉरल एम्बिग्यूटी, यानी कि ये जो कैरेक्टर होते हैं बहुत ही नैतिक रूप से अनक्लियर होते हैं। कैरेक्टर को प्रकट करने का एक आदर्श तरीका है। देखिए, जो भी कैरेक्टर होते हैं, जैसे जो कैरेक्टर होते हैं वो अपने बारे में थोड़ी ना बताएंगे, तो एक तरह से ये एक तरीका है, जो स्पीकर है वो अपने चरित्र को बताता है, ठीक है, अनजाने में ही सही लेकिन बताता है। ड्रामेटिक टेंशन कब होता है, वन साइडेड नेचर क्रिएट्स सस्पेंस, व्हाट डज द लिसनर थिंक। तो ड्रामेटिक तनाव कब होता है, एक तरफा स्वभाव एक प्रकार का रहस्य या तनाव पैदा करता है। हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि चुपचाप जो सुन रहा लिसनर वो क्या सोच रहा होगा। ये होता है ड्रामेटिक टेंशन। समझ में आया, यानी कि एक सिंगल स्पीकर बोले जा रहा है और हम जो रीडर हैं हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जो चुपचाप लिसनर है, जो पैसिव लिसनर है, वो क्या सोच रहा होगा, ये बोल रहा है। तो ये होता है ड्रामेटिक तनाव पैदा करना, ठीक है। सब टेक्स्ट क्या होता है, सब टेक्स्ट मतलब छिपा हुआ अर्थ। द रियल मीनिंग ऑफन लाइज बीनीथ व्हाट इज़ बीइंग सेड, मतलब असली मतलब अक्सर कही जा रही बातों के नीचे छिपा होता है, यानी कि रीडर को लाइनों के बीच में अर्थ समझना पड़ता है ड्रामेटिक मोनोलॉग में। अगर आप कोई भी ड्रामेटिक मोनोलॉग पोयम पढ़ रहे हो तो आपको उनके लाइनों के बीच में अर्थ समझना पड़ता है रीडर को। तो ये होता है सब टेक्स्ट। तो ये हो गया। अब हम एग्जांपल लेते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात करें अगर हम, अब यहाँ पे आएंगे हम, रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात आएगी तो मास्टर ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो जब भी बात ये पूछा जाएगा, अगर ड्रामेटिक मोनोलॉग पूछा जा रहा है यहाँ से, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का पक्का पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो हैं ये विक्टोरियन पोएट हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो एक विक्टोरियन पोएट हैं, और इस पोएटिक फॉर्म को सिद्ध करने और इसे पॉपुलर बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो रॉबर्ट ब्राउनिंग को जाता है। यानी कि ड्रामेटिक मोनोलॉग को सिद्ध करना और इसे पॉपुलर बनाना किसने बनाया है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बनाया है। इनकी जो पोयम है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोयम कैसी है, पोयम है जो वो नैतिक, यानी कि आपके मॉरल, दुविधाएं, अहंकार, अपराध बोध, जुनून, पागलपन, ये सारे इनके विषय हैं। तो आपने ध्यान रखना है, मॉरल डिलेमा, इगोइज्म, गिल्ट, ऑब्सेशन, मैडनेस, पावर, ये सारे इनके पोइट्री, यानी कि इनकी पोयम की क्या है, विशेष वो है, थीम है, ये इन्हीं थीम पर लिखते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब जैसे कि फेमस एग्जांपल इनका है माय लास्ट डचेस, जो कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ठीक है। अ ड्यूक, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है, प्रोफीरिया का प्रेमी, यानी कि प्रोफीरियाज लवर, ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तीसरा क्या है, द बिशप ऑर्डर्स हिज टूम एट सेंट प्रैक्स्ड चर्च, ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो ये याद रखना है कि जब ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर माने जाते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, और इनके ये वर्क हैं ये सभी ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं। समझ में आया।
तो माई लास्ट डचेस में अगर देखेंगे तो अ ड्यूक स्पीक्स टू मैरिज ब्रोकर एंड अननोइंगली रिवील्स हिज एरोगेंस एंड पजेसिवनेस। तो जो अगर आपने पढ़ा होगा माई लास्ट डचेस, तो उसमें क्या है, इसमें क्या है, एक ड्यूक रहता है, एक शासक रहता है और एक मैरिज ब्रोकर से वो बात कर रहा होता है। यानी कि ये जो ड्यूक है वो सिंगल स्पीकर है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो ड्यूक है वो एक सिंगल स्पीकर है और ये जो मैरिज ब्रोकर है वो साइलेंट लिसनर है, ठीक है। वो क्या है, साइलेंट लिसनर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्यूक है ना, ये जो सिंगल स्पीकर का काम कर रहा है, ये ड्यूक है, ये एक मैरिज ब्रोकर से बात कर रहा होता है, मतलब डायरेक्ट एड्रेस करके बात कर रहा होता है। और अनजाने में ही ये क्या करता है, अनइंटेंशनली ये क्या करता है, अपने अहंकार, अपने घमंड और अपनी पहली पत्नी के बारे में अधिकार जताने वाले स्वभाव को बता देता है, जिससे शायद इससे ये पता चलता है कि शायद इसने ही हत्या करा दी थी। तो ये होता है माई लास्ट डचेस की कहानी है, जो कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ये सिंगल स्पीकर है और ये क्या है, साइलेंट लिसनर है। इसमें ड्यूक ही बोलता रहता है, ड्यूक ही पूरी कहानी में, माई लास्ट डचेस पोएम में पूरा ही यही बोलता रहता है और ये जो ब्रोकर है ये चुपचाप सुनता रहे। लेकिन ड्यूक की एक्टिविटीज़ से पता चलता है कि कोई तो है, मतलब कोई तो है जिससे ड्यूक बात कर रहा है। तो ये ध्यान रखना है, मैरिज ब्रोकर है लेकिन ये चुपचाप रहता है। उसी तरह देखेंगे प्रोफेरियाज लवर में, तो ये भी क्या है, अ काम बट चिलिंग नैरेटिव ऑफ लव एंड मर्डर है। तो ये भी शांत एंड एक भयावह वर्णन है इसमें भी, जहाँ एक प्रेमी क्या करता है, अपनी प्रेमिका की हत्या कर देता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उसी तरह द बिशप ऑर्डर्स हिज टूम एट सेंट प्रैक्स्ट चर्च, इसमें भी वही चीज़ें होती हैं। ये भी एक क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। बिशप सेंट प्रैक्सेट चर्च में अपने मकबरे का आदेश देता है। इसमें भी एक भ्रष्ट पादरी है जो अपनी डेथ, अपनी सैया पर अपना घमंड, लालच और संसारिक इच्छाओं को बताता है, रिवील करता है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ये होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। मुझे लगा यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, यही है। चाहे आपका ऑब्जेक्टिव होगा तो एक ही लाइन में पूछ लिया जाएगा, या फिर अगर सब्जेक्टिव होगा, मेंस में अगर होगा तो आप इस तरह इसको लिखोगे, डेफिनेशन पूछ लिया जाएगा। और डेफिनेशन जब पूछा जाएगा या कंपोनेंट्स पूछ लिया तो इस तरह आप लिखोगे। और यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि इसके मास्टर कौन है, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग है, तो ये भी आप बता दोगे, ठीक है। ये अगर पूछ लिया जाएगा कि मास्टर कौन है, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग है। इनके कौन कौन से वर्क है तो ये आपने बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है मैंने पूरा एकदम विस्तार से, देखिए कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ ड्रामेटिक मोनोलॉग दिया है तो आपको उसको ना पूरा विस्तार से पढ़ोगे, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ के चले जाओगे, सब कुछ पढ़ोगे। इसलिए मैं यहाँ पे पूरा विस्तार से लेके आती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 3 पिलर्स होते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के, किसके अकॉर्डिंग, M.H. अब्राहम के अकॉर्डिंग। तो ये भी जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना, आखिर कौन से पिलर हैं, वो 3 पिलर्स कौन कौन है ड्रामेटिक मोनोलॉग के। तो एक लिटरेरी क्रिटिक है M.H. अब्राहम्स, तो इनके अनुसार ड्रामेटिक मोनोलॉग के 3 पिलर्स हैं, ठीक है। 3 पिलर्स हैं, वो क्या क्या हैं देखते हैं। अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज नॉट जस्ट अ लॉन्ग स्पीच, इट इज़ अ क्राफ्टेड साइकोलॉजिकल परफॉर्मेंस बाय अ फिक्शनल कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू M.H. अब्राहम्स, अ लीडिंग लिटरेरी क्रिटिक एंड हिस्टोरियन ऑफ इंग्लिश लिटरेरी थ्योरी। अ ट्रू ड्रामेटिक मोनोलॉग मस्ट फुलफिल 3 कोर क्राइटेरिया। तो यह ध्यान रखना है, यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो केवल एक लंबी स्पीच नहीं होती है, एक लंबा भाषण नहीं होता है, बल्कि ये एक काल्पनिक कैरेक्टर द्वारा किया गया एक रचा हुआ मनोवैज्ञानिक प्रदर्शन होता है, ठीक है। एक काल्पनिक कैरेक्टर होता है वो सिंगल स्पीकर। तो यहाँ पे M.H. अब्राहम का कहना है कि इंग्लिश लिटरेचर के सिद्धांत, M.H. अब्राहम कौन है, ये एक इंग्लिश लिटरेचर के प्रमुख क्रिटिक और इतिहासकार रहे हैं। इनके अनुसार क्या है कि एक सच्चा जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है उसके 3 क्या हैं, 3 कोर क्राइटेरिया हैं एक सच्चे ड्रामेटिक मोनोलॉग के। वो कौन से हैं, These elements distinguish it from other type of monologue और lyric poetry। और यही एलिमेंट्स क्या करता है, यही एलिमेंट्स इसे अन्य पोइट्री से, यानी कि अन्य मोनोलॉग से, अन्य लिरिक पोइट्री से अलग करते हैं। एक मतलब एक ड्रामेटिक मोनोलॉग में ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, ये M.H. अब्राहम के द्वारा है। पहला क्या होना चाहिए, एक सिंगल स्पीकर होना चाहिए, यानी कि परसोना मीन्स वो फिक्शनल कैरेक्टर, ठीक है। द इंटायर पोएम इज स्पोकन बाय 1 कैरेक्टर, पूरी जो पोएम है ना वो सिर्फ एक कैरेक्टर के द्वारा बोली जाती है, पूरी पोएम एक ही कैरेक्टर द्वारा बोली जाती है। अब परसोना नॉट अ पोएट देमसेल्फ, इसमें क्या होता है, इसमें वो परसोना यानी कि वो व्यक्तित्व होता है, वो सिंगल स्पीकर होता है, वो फिक्शनल कैरेक्टर होता है, इसमें पोएट नहीं बोलता है। ये पहला चीज़ ध्यान रखना। दूसरा क्या है, दिस स्पीकर ड्राइव द इंटायर नैरेटिव क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट वॉइस,
ये जो स्पीकर है ये पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है, जिससे एक मजबूत और क्या बनता है, कंसिस्टेंट वॉइस बनती है। ठीक है। तीसरा क्या है, द स्पीकर इज ऑफन ड्रामेटिक, एक्सेंट्रिक, डिस्टर्ब्स, एरोगेंट एंड इंट्रोस्पेक्टिव। तीसरा क्या होता है कि स्पीकर जो होता है वो अक्सर कैसा होता है, ड्रामेटिक, थोड़ा ड्रामेटिक होगा, थोड़ा एक्सेंट्रिक होगा यानी कि सनकी टाइप का होगा, थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, परेशान रहेगा, थोड़ा अहंकारी होगा, थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव भी होगा ये जो स्पीकर है। तो पहला जो क्राइटेरिया है, पहला ये है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में ये चीज़ें होनी चाहिए, एक सिंगल स्पीकर, और एक सिंगल स्पीकर के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। व्हाट इज़ द, ये चीज़ें मैंने ये थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है ताकि आपको समझ में आए कि एम.एच. अब्राहम ने ड्रामेटिक मोनोलॉग के 3 पिलर्स क्या क्या दिए हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अब ये चीज़ें जो एक सिंगल स्पीकर में ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे बताया गया है, इट इंश्योर अ यूनिफाइड साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल पर्सपेक्टिव, द फोकस रिमेन अ कैरेक्टर ओवर द प्लॉट। ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी है, क्यों मायने रखती हैं, ताकि हमें जो कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर का जो मनोवैज्ञानिक और जो भावनात्मक दृष्टिकोण है वो पता चले। ठीक है। प्लॉट, इसमें जो होता है ना ड्रामेटिक मोनोलॉग में ज़्यादातर प्लॉट पे ध्यान नहीं जाता है, कैरेक्टर के मनोवैज्ञानिक भावनात्मक दृष्टिकोण पे ही ध्यान जाता है, उसके कैरेक्टर पे ही ध्यान जाता है, ना कि प्लॉट पे। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे कि एग्जांपल है माय लास्ट डचेस की रॉबर्ट ब्राउनिंग की, द ड्यूक स्पीक अलोन थ्रू आउट द पोएम, ही इज़ नॉट ब्राउनिंग बट अ कोल्ड अरिस्टोक्रेटिक फिगर हु रिवील्स हिज पॉजिटिवनेस एंड एरोगेंस। तो माय लास्ट डचेस में आप देखोगे ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की है। इसमें जो ड्यूक है ना, जो माय लास्ट डचेस में जो ड्यूक है ना, वो बोलता अकेले, पूरी पोएम में अकेले यही बोलता है, पूरी पोएम में अकेले बोलता है। ये ब्राउनिंग नहीं रहता है, मतलब ये ब्राउनिंग नहीं रहता, ये क्या रहता है, एक एरिस्टोक्रेटिक फिगर रहता है, एक कुलीन व्यक्ति होता है जो अपने अधिकार जताने वाले स्वभाव और एरोगेंस मतलब एरोगेंस को बताता है। ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला ये हो गया, पहला क्राइटेरिया ये होनी चाहिए। दूसरा, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है, एक साइलेंट लिसनर होता है। अब साइलेंट लिसनर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या क्या होनी चाहिए, द स्पीकर एड्रेस अनदर पर्सन, जो स्पीकर है वो किसी दूसरे व्यक्ति को एड्रेस करता है, जो स्पीकर है ना वो किसी दूसरे पर्सन को एड्रेस करेगा। अब ये पर्सन कोई सिंगल भी हो सकता है या मोर देन वन भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। यानी कि जो सिंगल स्पीकर है ना ड्रामेटिक मोनोलॉग का, वो एक पर्सन को भी एड्रेस कर सकता है और एक से ज़्यादा जो पर्सन है उसको भी एड्रेस कर सकता है। बट दिस लिसनर नेवर स्पीक, इसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो साइलेंट लिसनर है वो कभी बोलता नहीं है, ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, द प्रेजेंस ऑफ द लिसनर इज़ ओनली इम्प्लाइड थ्रू द स्पीकर्स लैंग्वेज। तो ये जो पर्सन यानी कि द प्रेजेंस ऑफ लिसनर, यहाँ पे क्या कह रहा है, जो मतलब जो लिसनर की जो उपस्थिति है वो कैसे हमें पता चलती है, केवल स्पीकर की लैंग्वेज के माध्यम से अनुमान लगाया जाता है कि हाँ कोई तो होगा जिससे ये बात कर रहा है, जिससे ये बोल रहा है, जिसको ये एड्रेस कर रहा है, कोई तो होगा। उसकी प्रेजेंस हमें ऐसे ही पता चलती है, जो लिसनर की प्रेजेंस है, यानी कि जो स्पीकर की भाषा से, उसकी लैंग्वेज से पता चलती है। क्लू लाइक इस तरह हो सकता है, इस तरह हमें पता चलता है, यू मे सिट, ने, यू, वी विल गो टुगेदर डाउन सर, आर सेड फ्रा पेंडोल्फ बाय डिज़ाइन, लेट द रीडर डिड्यूस द लिसनर रिएक्शन और स्टेटस। तो इस तरह हो सकता है, यानी कि स्पीकर के सेंटेंस क्या हो सकते हैं, स्पीकर से कैसे पता चलता होगा कि हाँ कोई साइलेंट लिसनर है, उसकी प्रेजेंस कैसे पता चलती है। तो स्पीकर ऐसे बोलता होगा, यू मे सिट, आओ आप बैठ सकते हो, ने, वी विल गो, नहीं हम साथ नीचे चलेंगे, टुगेदर डाउन सर, ठीक है, या आई सेड फ्रा पेंडोल्फ बाय डिज़ाइन, मैंने जानबूझकर फ्रा पेंडोल का नाम लिया। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको ना इंडिकेट कर रही है कि हाँ कोई साइलेंट लिसनर है। इस तरह बोलना, अगर वो जो सिंगल स्पीकर वो इस तरह बोल रहा है तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा लोगे, हाँ ये किसी से तो बात कर रहा है, अब ये जिससे बात कर रहा है वो बोल नहीं रहा है, इसका मतलब वो पैसिव लिसनर है, इसका मतलब वो साइलेंट लिसनर है। तो ये माना है। ऐसा क्यों ज़रूरी है ये भी इन्होंने बताया है, ऐसा क्यों ज़रूरी है, ताकि एक ना ड्रामेटिक सिचुएशन पैदा किया जाए, जिससे पोएम का जो वास्तविक बातचीत की तरह, मतलब ऐसा क्यों, ताकि मतलब एक साइलेंट लिसनर होना क्यों ज़रूरी है ड्रामेटिक मोनोलॉग में, ताकि एक ड्रामेटिक सिचुएशन को, मतलब एक ड्रामेटिक जो सिचुएशन है ना, सिचुएशन का भ्रम पैदा किया जाए और ऐसा लगे पोएम में वाकई में बातचीत हो रही है, दोनों के बीच में वाकई में बातचीत हो रही है, रियल में बातचीत हो रही है, ऐसा। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसा क्यों, ताकि रियलिस्टिक लगे पोएम और थोड़ी सी ड्रामेटिक लगे, इस वजह से साइलेंट लिसनर होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, माय लास्ट डचेस का अगेन एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि जो लिसनर है वो मैरिज ब्रोकर है, जो कभी बोलता ही नहीं है, बस ड्यूक ही बोलता रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
तीसरा क्या होना, तीसरा इसका क्या है, मेन पॉइंट्स है रेवलेशन ऑफ कैरेक्टर। ध्यान रखना है इसका, ये पूरा मैंने क्या कर दिया है, एक तो मैंने इसका डिफिनीशन दिया ड्रामेटिक मोनोलॉग का, दूसरा मैंने क्या किया है, ड्रामेटिक मोनोलॉग को पूरा एनालिसिस किया है, तोड़ तोड़ के बताया उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या होता है, ये दोनों होना ही चाहिए जो मैंने बताया है। एक सिंगल स्पीकर होता है, अब ये सिंगल स्पीकर कोई फिक्शनल कैरेक्टर होता है, पोएट नहीं होता, ये ध्यान रखना। दूसरा साइलेंट लिसनर होता है, इसके अंदर पूरी चीज़ें मैंने बताई अभी, साइलेंट लिसनर होता है। और साइलेंट लिसनर को कैसे हम जानेंगे, वो सिंगल स्पीकर के हाव भाव से हम पता लगाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया, क्लू भी दे दिया है, इस तरह वो बोलेगा तो आप पता लगा सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो हाँ कोई साइलेंट लिसनर है। तीसरा क्या होना चाहिए, तीसरा इसमें रिविलेशन ऑफ कैरेक्टर, यानी कि कैरेक्टर का रिवील, जो कैरेक्टर है अनइंटेंशनल सेल्फ एक्सपोजर। यहाँ पे क्या होता है, तीसरे में अगर हम देखेंगे, अनजाने में ही वो अपने बारे में बताने लग जाता है। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग में यही होता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो सिंगल स्पीकर होता है ना, वो बोलते बोलते क्या करेगा, अनजाने में ही वो अपने बारे में बताने लग जाएगा। स्पीकर क्या करता है, अक्सर उसको एहसास नहीं होता वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, वो अनजाने में ही अपने जो कमी है, अपने अंदर की जो कमी है, अपना जो मूल्य है, अपनी जो इच्छा है, अपनी जो डिज़ायर है, वो सब कुछ बताने लग जाता है अनजाने में। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया ड्रामेटिक मोनोलॉग का। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, इन प्रोफेरियाज लबर द स्पीकर ट्राइज टू जस्टिफाई मर्डर एज एन एक्ट ऑफ लव बट द रीडर सीज हिज डेल्यूजन ऑब्सेशन एंड साइकोसिस नॉट रोमांस। जैसे कि आपने अगर ये पढ़ा होगा प्रोफेरियाज लबर में, जो स्पीकर है वो मर्डर को प्रेम के काम के रूप में सही ठहराने की कोशिश करता है कि मर्डर किया है उसने, ठीक है, अपनी प्रेमिका की मर्डर कर देता है, तो वो उस चीज़ को सही ठहराने की कोशिश करता है। ठीक है, अपने आप को बताता रहता है, मतलब वो सिंगल स्पीकर है, जो स्पीकर है वो सिंगल स्पीकर है, और वो बता रहा है अपनी प्रेमिका की हत्या क्यों की, और उस चीज़ को वो सही ठहराने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे सारा रिवील कर रहा है अपने बारे में। लेकिन रीडर उसको सुन रहा है, तो रीडर जान गया उसके, मतलब ये कितना है, बहुत ही भ्रम, बहुत जुनूनी टाइप का, या यूँ बोलो कि ये मानसिक रोगी है, ना कि ये रोमांस नहीं है, प्यार वार नहीं है, बल्कि ये मानसिक रोगी है जो अपनी ही बिलेबेट को हत्या कर दी। तो इससे क्या है, रीडर का ना उसकी सच्चाई पता चल जाती है, यानी कि उस सिंगल स्पीकर की सच्चाई रीडर को पता चल जाती है। जिस तरह यहाँ पे प्रोफेरियाज लबर में जो स्पीकर है वो कोशिश करता है बताने की, तो यहाँ पे ऑडियंस को पता चल जाता है कि हाँ ये किस हद तक किस टाइप का बंदा है। समझ में आया? तो ये तीनों चीज़ होनी चाहिए। जो सिंगल स्पीकर होता है वो अनजाने में ही अपने बारे में बता देता है, अपनी सारी कमियों को बता देता है, और जिससे जो रीडर होता है ना वो उसकी कमियां जान जाता है। तो चाहे तुम राजा हो, चाहे तुम शासक हो, उससे क्या मतलब, तुम्हारी तो कमियां मैंने जान गया, तुम्हारे अंदर की सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है, ये चीज़ें होनी ही चाहिए। ओके, अब इसमें क्या चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। रिविलेशन ऑफ कैरेक्टर क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्यों आखिर जो सिंगल स्पीकर है वो अपने अनजाने में ही अपने बारे में सब कुछ उगलने लग जाता है, क्यों बताने लग जाता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि एक ड्रामेटिक आयरनी क्रिएट हो। ठीक है, ऐसा ताकि एक ड्रामेटिक आयरनी क्रिएट हो, यानी कि स्पीकर जो दिखाना चाहता है और रीडर वास्तव में जो समझता है, तो इन दोनों के बीच में एक तनाव हो जाता है। भाई स्पीकर अपना अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, अपने बारे में बताता है, ठीक है, जैसे उसने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की। माय लास्ट जस्टिस में क्या होता है, वो जो ड्यूक होता है वो मैरिज ब्रोकर से बात करता रहता है, और वो बताते वो अनजाने में ही अपनी पत्नी की हत्या क्यों कर दी, मेरी पत्नी क्या थी क्या नहीं थी, सब बारे में बताने लग जाता है, अपने बारे में भी तो रिवील करने लग जाता है। तो इससे क्या होता है, रीडर को यही लगेगा ना कि ये कितना अच्छा बंदा है, ठीक है, इससे यही लगेगा ना, यानी ड्यूक तो अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रीडर तो उसको अच्छी तरह समझ गया, क्योंकि वो अनजाने में अपने बारे में सबके अपनी बुराइयों को भी बता दिया है, तो रीडर तो उसको अच्छी तरह समझ गया है। तो ये होता है, यानी कि एक ड्रामेटिक आयरनी पैदा हो जाती है, दोनों के बीच में एक तनाव पैदा होता है, ठीक है। एंड अब स्ट्रक्चर एंड पर्पस ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, इसका स्ट्रक्चर और पर्पस क्या है इस पोएम का, यानी कि ड्रामेटिक मोनोलॉग का स्ट्रक्चर है और इसका पर्पस क्या है। अगर हम देखें तो दो द फॉर्म अपीयर्स सिंपल, इसकी जो फॉर्म होती है वो एकदम सिंपल होती है, इसका जो रूप होता है एकदम सरल होता है, सिंगल होता है, अनइंटरप्टेड स्पीच होती है, इट्स फंक्शन इज़ मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है, यानी कि इसका काम जो है वो बहुआयामी होता है। साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट अगर देखेंगे तो ये जो मोनोलॉग होता है ये कैसा होता है, या स्पीकर के मन के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में बताता है,
ठीक है। यानी कि अगर वो पागलपन है, जुनूनी है, गिल्ट है, अभिमान है, मैडनेस है, ऑब्सेशन है, गिल्ट है, प्राइड है, एगोटिज्म है, रिप्रेशन है, स्पीकर क्या है, उन सभी के बारे में हमको पता चल जाता है। ठीक है, स्पीकर अनजाने में वो सारी चीज़ें हमें बता देता है। ठीक है, जैसे कि यहीं पे माई लास्ट डचेस में जो ड्यूक है वो अपनी चीज़ों को बता देता है ना। ड्यूक के जो नियंत्रण, जो ईर्ष्या, वो सारी चीज़ों को बता देता है। नैरेटिव थ्रू इम्प्लीकेशन की बात अगर करें तो जो प्लॉट होता है, प्लॉट इज़ नॉट डायरेक्टली नरेटेड। प्लॉट को सीधे तौर पर नहीं बताया जाता इसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग में। इसके बजाय क्या बताया जाता है, इसके बजाय जो स्पीकर का पूर्वाग्रह है और जो लैंग्वेज है वो धीरे धीरे प्रकट होती है कि वास्तव में स्पीकर है क्या। धीरे धीरे उसकी भाषा से, उसकी लैंग्वेज से हमें पता चलता है कि वास्तव में वो एक्चुअल में वो इंसान है क्या चीज़ है। तो ये चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। ड्रामेटिक आयरनी मैंने अभी बताया कि ड्रामेटिक आयरनी क्या होता है, तो वही चीज़ें यहाँ पे इसमें ड्रामेटिक आयरनी भी होती है। यानी कि ड्रामेटिक मोनोलॉग का जो गैप है, यानी कि हार्ट ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग लाइज इन द गैप बिटवीन द स्पीकर इंटेंशन रीडर्स इंटरप्रिटेशंस। मैंने अभी बताया ड्रामेटिक आयरनी कैसे होता है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग का जो हार्ट है वो स्पीकर के इरादे और रीडर की व्याख्या के बीच में ही होता है। यानी कि स्पीकर अपने बारे में बता रहा है, उसको तो लग रहा है मैं अच्छा बता रहा हूँ, सब कुछ अच्छा, लेकिन अनजाने में वो क्या रिवील कर रहा है उसे खुद नहीं पता। और यहाँ पे जो रीडर है उसको समझ रहा है तुम हो क्या चीज़। तो ये दोनों के बीच में होती है एक ड्रामेटिक, यहाँ पे एक तनाव पैदा होता है जिसे कहा जाता है ड्रामेटिक आयरनी। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर हम यहाँ पे आ जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया स्पीकर क्या करता है, वो इस विश्वास दिलाता है कि वो तो जस्टिफाइड है, नोबल है, इनोसेंट है, लेकिन रीडर तो उसको अच्छी तरह जान गया, अंडरलाइंग हिपोक्रेसी एंड डिप्रेटिव। रीडर उसको अच्छी तरह, यानी उसके पाखंड को, उसकी अनैतिकता को देख सकता है, लेकिन स्पीकर नहीं जानता ना कि रीडर मेरे बारे में जान गया है, मैंने सब कुछ अपने बारे में तो जस्टिफाइड हूँ, नोबल हूँ, इनोसेंट हूँ, लेकिन वो अनजाने में ही रिवील कर देता है अपनी बुराइयों को कि एक्चुअल में वो किस टाइप का इंसान है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर हम आएंगे, टेनिसन की जो यूलिसेस है ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग ही है। ठीक है, टेनिसन की जो यूलिसेस है इसमें भी आपने याद रखना है, ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। बाकी सब वही चीज़ें बताया गया है। तो की एग्जांपल है ड्रामेटिक मोनोलॉग का, इसको मैं PDF दे दूँगी, आप इसका पढ़ लेना, मैंने पूरा समझा दिया है। इसमें भी वही माई लास्ट डचेस में क्या होता है ये पूरा चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे, अब यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, दिस इज़ द क्वाइंटेसेंशियल ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड अ फेवरेट इन एग्जाम सिलेबी। एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे से पूछ लिया जाएगा। तो आपको ने क्या बताना है यहाँ पे, जैसे कि माई लास्ट डचेस में क्या होता है, स्पीकर कौन रहता है, वो ड्यूक ऑफ फेरारा। ड्यूक ऑफ फेरारा, इस ड्यूक का नाम क्या रहता है, मतलब ड्यूक ऑफ फेरारा ये कौन रहता है, एक नोबल मैन रहता है, रेनेशा इटली का। रेनेशा टाइम पे इटली का एक रईस ज़्यादा होता है, एक रईस रहता है ड्यूक ऑफ फेरारा, ये स्पीकर होता है। तो ध्यान में रखना वो सिंगल स्पीकर यही है। सिचुएशन इसकी क्या होती है, द ड्यूक इज़ गिविंग एन प्राइवेट टूर टू द इमेसरी ऑफ हिज फ्यूचर फादर इन लॉ, शोइंग हिम अ पोर्ट्रेट ऑफ हिज प्रीवियस वाइफ। अभी इसकी सिचुएशन क्या होती है, ड्यूक अपने जो फ्यूचर इन लॉ के एक मैरिज ब्रोकर को एक निजी दौरा करा रहा है, जिसमें वह उसे अपनी पिछली पत्नी का कैरेक्टर दिखा रहा है कि मेरी पिछली पत्नी कैसी थी कैसी नहीं थी, बता रहा था उसको। अब यहाँ पे साइलेंट लिसनर वो कौन रहता है, वो ब्रोकर रहता है, वो इमेसरी, ही नेवर स्पीक्स, वो कभी बोलता नहीं है, बट हिज प्रेजेंस इज सेंट्रल। द ड्यूक रिस्पॉन्ड टू हिम इंडिकेटिंग हिज रिएक्शन विद फ्रेजल लाइक विल प्लीज़ यू शिट एंड लुक एट। यहाँ पे ये जो आपका इमेसरी है जिसको वो दौरा करा रहा है, या यूँ बोलो जो मैरिज ब्रोकर है जिससे वो बात कर रहा है, वो बोलता नहीं है, वो एकदम चुपचाप रहता है। ठीक है, वो कभी नहीं बोलता, लेकिन उसकी उपस्थिति कैसे हमें पता चलती है, तो उसकी उपस्थिति से हमें ये कैसे पता चलता है, उसमें ये बात बोलता है कौन। ठीक है, उसकी उपस्थिति हमें ऐसे बोलती है जब ड्यूक के रिएक्शन से पता चलता है, जब वो बोलता है विल प्लीज़ यू सिट एंड लुक एट, इस तरह बोलता है तो हमको लगता है हाँ ये किसी से तो बात कर रहा है, कोई तो होगा जिससे ये बात कर रहा है, लेकिन वो बोल नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब रिविलेशन ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। बहुत शांत दिखने वाला ड्यूक अचानक से वो अपने प्राइड एंड पॉजेसिवनेस एंड इनसिक्योरिटी एंड कोल्ड ब्लडेड क्रुएलिटी के बारे में बताने लग जाता है। बहुत शांत दिखने, यानी कि बहुत अच्छा दिखता है, दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से ही वो अनजाने में ही
अपने प्राइड, पॉजिटिवनेस, इनसिक्योरिटी, इन सभी के बारे में वो बताने लग जाता है। उसको पता नहीं चलता है, लेकिन वो अनजाने में ये सब बता रहा है, लेकिन रीडर को पता चलने लग जा रहा है, हाँ भाई तुम कैसे हो। ही बूस्ट अबाउट हिज हाउ इजली ही स्माइल एंड एवरीवन एंड सब्टली सजेस्ट ही, मतलब वो बता देता है अनजाने में ही, और बताने लग जाता है कैसे उसकी पत्नी सबसे आसानी से मुस्कुरा देती थी और उसे संकेत देती थी कि उसने अपने 9 साल पुराने नाम के उपहार के मोहत न देने पर उसे मरवा दिया। वो बताने लग जाता है कि कैसे उसने अपनी पत्नी को मरवाया, ये सब भी वो बताने लग जाता है। ठीक है, बातों ही बातों में वो कहाँ पहुँच जाता है, अपनी पत्नी को तो मर्डर कैसे करवाया, अपनी पत्नी के बारे में बताता है, उसकी बुराई करता है, बुराई करते करते यहाँ तक पहुँच जाता है कि कैसे मैंने उसे मरवा दिया, यहाँ तक बता देता है, रिवील कर देता है। ठीक है, सेल्फ रिवीलेशन होता है, रिवील कर देता है। तो यहाँ पे रीडर जान जाता है कि ये ड्यूक किस टाइप का है, तो ये ड्यूक सिंगल स्पीकर है। ठीक है, और रीडर जान जाता है ड्यूक किस टाइप का, लेकिन रीडर यहाँ जो सिंगल स्पीकर वो बताने की कोशिश करता, मैं तो अच्छा हूँ, तो कुछ इस टाइप का है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसी तरह ये द लव सॉन्ग ऑफ जेलफ्रेड प्रूफ्रॉक का टी.एस. इलियट का ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इसमें भी आपने देखना है, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक, मैंने समझा दिया है। अब हम थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था उसको कवर कर लेते हैं, बाकी ये उसी तरह यूलिसिस का भी बताया गया है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, अगर बात की जाए ड्रामेटिक मोनोलॉग, सॉलिलोकी एंड असाइड की, तो थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा फ़र्क है, जल्दी से इसको देख लेते हैं, इसमें क्या फ़र्क है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसमें अगर देखेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, जस्ट अभी मैंने पढ़ा, अगर पूछ लिया जाए कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, तो आप अपने मेंस में क्या लिखोगे, यही लिखोगे, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ अ पोएम इन विच अ फिक्शनल कैरेक्टर, नॉट द पोएट, स्पीक्स एट लेंथ to a silent listener. The audience does not hear the listener speak, but the speaker's words hint at their presence and reaction. The primary purpose is to reveal the speaker's character, often unintentionally. ये ध्यान रखना है। तो ये होती है ड्रामेटिक मोनोलॉग। अभी मैंने बताया ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी पोएम होती है जिसमें एक काल्पनिक कैरेक्टर होता है, पोएट नहीं होता है, एक साइलेंट लिसनर से वो बात करता है, एक विस्तार से बात करता है, और ऑडियंस या रीडर उस लिसनर को बोलते हुए नहीं सुनते हैं, ओनली स्पीकर की बातों से ही हमें उसकी प्रेजेंस और उसकी एक्टिविटीज़ का आभास होता है। ठीक है, वो बोलता नहीं है, सिर्फ ये जो स्पीकर होता है ना, ये जो सिंगल फिक्शनल कैरेक्टर होता है, जो सिंगल स्पीकर होता है, उसके हाव भाव से हमें पता चलता है कि हाँ कोई साइलेंट लिसनर है, और उसकी प्रेजेंस और उसकी एक्टिविटीज़ का हमें आभास होता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये हुआ कि स्पीकर के कैरेक्टर को अक्सर अनजाने में उजागर करना होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये हो गया आपका, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर पूछा जाए तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम है माई लास्ट डचेस। ठीक है, जिसमें माई लास्ट डचेस में जो ड्यूक ये मानकर बात करता है कि वो बहुत कूटनीतिक है, लेकिन रीडर को उसका अहंकार पता चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ड्रामेटिक मोनोलॉग ये हो गया, थोड़ा फ़र्क है यहाँ पे, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। जैसे कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, अब एक पोएम होती है जिसमें एक सिंगल स्पीकर होता है जो एक साइलेंट लिसनर से बात कर रहा होता है। अब ये जो सिंगल स्पीकर है ना, ये पोएट नहीं होता है। ठीक है, पोएट नहीं होता है, कोई फिक्शनल कैरेक्टर होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है इसमें। और ये साइलेंट लिसनर होता है। साइलेंट लिसनर के बारे में हमें कैसे पता चलता है, इस सिंगल कैरेक्टर से पता चलता है। ये जो सिंगल स्पीकर है, इस सिंगल कैरेक्टर्स के एक्टिविटीज़ से हमें पता चलता है कि हाँ कोई, इसकी प्रेजेंस हमें पता चलती है साइलेंट लिसनर की, हाँ कोई है, कोई उपस्थित है। ठीक है, सॉलिलोक्वी क्या होता है, ये भी एक स्पीच ही होती है, प्ले की एक स्पीच होती है, और इसमें एक कैरेक्टर होता है जो स्टेज पे अकेला खड़ा होता है और थिंकिंग अलाउड, अपने इनर थॉट्स को, अपने इमोशन को, जो भी उसके अंदर चल रहा है उस चीज़ को ये बताता है। किसको? डायरेक्ट ऑडियंस से बताता है। असाइड क्या होता है, ये भी एक प्ले में एक रिमार्क है, एक टिप्पणी, एक छोटी सी टिप्पणी होती है, 2 लाइन की होती है। हर्ड बाय द ऑडियंस, ये क्या करता है, डायरेक्ट ऑडियंस को सुनाता है। अदर कैरेक्टर डू नॉट हियर, जो स्टेज पे जो और भी कैरेक्टर होते हैं वो नहीं सुनते हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है इनमें। जैसे ये देखिए, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, मैंने यहाँ पे पिक्चर भी दे दिया है, तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, अपने बारे में ये बता रहा है, स्पीकर अगले कह रहा है, और यहाँ पे साइलेंट लिसनर भी है, बट हमें न दिख रहा है न ही बोल रहा है वो। ठीक है, लेकिन इसके हाव भाव से, इसके बात करने से पता चलता है, जिस हिसाब से ये बात करता है तो अंदाज़ा लगा सकते हैं हाँ कोई साइलेंट लिसनर है, उसकी भी उपस्थिति यहीं पे है। ठीक है, जैसे आपने वो पढ़ा ना टिंटन, अभी मैंने पढ़ाया है,
तो उसमें जो पोएट है यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो पोएट हैं वो कैसे अपनी बहन के बारे में बात करते हैं? क्या उनकी बहन बोलती हैं? नहीं ना, लेकिन उनकी बातों से पता चलता है हाँ उनकी बहन भी साथ में है। तो इस तरह अपने याद रखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया। अब जैसे सॉलिलोक्वी अभी मैंने बताया, सॉलिलोक्वी एक स्पीच है डिलीवर्ड बाय अ कैरेक्टर अलोन और स्टेज। एक स्पीच है, वो क्या करता है, एक कैरेक्टर है स्टेज पर और वो खड़ा है स्टेज पर, अकेले खड़ा है। और ये यूजली किस में होता है? सॉलिलोक्वी प्ले में होता है। वेयर दे एक्सप्रेस देयर इनर थॉट, जहाँ वो अपने इनर आंतरिक जो विचार हैं उसको वो तेज तेज बोल के बताता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये फ़र्क है। इट इज़ नॉट एड्रेस टू एनी अदर कैरेक्टर, ये एड्रेस नहीं की जाती है, ओनली टू द स्पीकर देमसेल्फ और द ऑडियंस। तो ये ध्यान रखना है, ये एड्रेस नहीं की जाती है। जो सॉलिलोक्वी होता है ये एड्रेस नहीं की जाती, बल्कि कैरेक्टर स्वयं से, ये सीधे ऑडियंस से बात कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है देयर इज़ नो लिसनर इन द वर्ल्ड ऑफ द प्ले। इसमें कोई भी लिसनर नहीं होता, सॉलिलोक्वी में कोई लिसनर नहीं होता, ना ही ये किसी दूसरे कैरेक्टर को एड्रेस की जाती है। इसमें डायरेक्ट एक स्टेज पर एक कैरेक्टर अकेला खड़ा होगा और वो अपने इनर थॉट्स को, अपने इनर इमोशन को वो तेज तेज आवाज़ में बताएगा। वो होता है आपका सॉलिलोक्वी, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज मैंने बताया है, ये भी अकेला ही खड़ा है, लेकिन इसमें ना ही ये किसी को एड्रेस कर रहा किसी कैरेक्टर को, ना ही इसमें कोई साइलेंट लिसनर है। ये अकेला अपनी इनर थॉट्स को अलाउड वे में बताता है। इसके अंदर जो भी विचार आ रहे हैं इसके दिमाग में, ये सारी चीज़ें बता रहा है ऑडियंस को। डायरेक्ट ये ऑडियंस से बात करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देख लें तो हैमलेट की टू बी और नॉट टू बी, ये भी सॉलिलोक्वी ही है, जिसमें हैमलेट लाइफ एंड डेथ के बारे में बताता है स्टेज पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनर कॉन्फ्लिक्ट को बताता है, रिवील करता है। अच्छा, असाइड क्या होता है? असाइड को भी ये भी समझ लेते हैं। एन असाइड एक ब्रीफ रिमार्क होता है, एक ब्रीफ कमेंट होती है, छोटी सी टिप्पणी होती है, मेड बाय अ कैरेक्टर, जो एक कैरेक्टर द्वारा कही जाती है, ठीक है। इन अ प्ले, किसी भी प्ले में, एक प्ले में कैरेक्टर के द्वारा एक छोटी सी रिमार्क, एक छोटी सी टिप्पणी कही जाती है। डायरेक्टेड टू द ऑडियंस, ये भी ऑडियंस से ही कही जाती है, सीधे ऑडियंस को ही एड्रेस की जाती है। नॉट हर्ड बाय एनी अदर कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज। इसमें बस फ़र्क इतना है कि स्टेज पे और भी कैरेक्टर रहते हैं, लेकिन वो इसकी चीज़ें नहीं सुनते हैं। और सॉलिलोक्वी में स्टेज पे अकेला कैरेक्टर होता है, ठीक है। स्टेज है, स्टेज पे अकेला कैरेक्टर है, ये डायरेक्ट ऑडियंस से बात कर रहा है। यहाँ पे ऑडियंस है, डायरेक्ट ये ऑडियंस से बात कर रहा है डायरेक्ट, ठीक है। या देखिए स्टेज पे और कोई कैरेक्टर नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे अगर आएंगे असाइड में आएंगे, यहाँ पे देखिए ये असाइड है, स्टेज पे बाकी कैरेक्टर हैं, ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा साइड में आके बोल रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये असाइड है। अब यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि बाकी कैरेक्टर, ये जो बोल रहा है ना, ये जो कैरेक्टर है सब बाकी ये नहीं सुन रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखेंगे इट इज़ यूजली, ये जो असाइड होता है ये छोटा होता है, कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। ऑफन ए सिंगल लाइन या टू, ये या तो एक लाइन, एक या दो लाइनों का होता है ये जो असाइड होता है। इट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सार्काज्म, सस्पेंस, कॉमेडी। ये क्या प्रोवाइड करता है, असाइड का क्या उद्देश्य है, ये क्या करता है ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो सकता दे रहा हो, या तो ये सार्काज्म कर रहा हो, किसी का व्यंग कर रहा हो, या किसी सस्पेंस के बारे में बता रहा हो, या किसी की कॉमेडी कर रहा हो। आगे क्या बोलेगा, द कैरेक्टर में कन्फाइड अ प्लान, मॉक अनदर कैरेक्टर, आर रिवील हिपोक्रेसी। या तो ये कैरेक्टर क्या करेगा, अपनी कोई योजना बता सकता है ऑडियंस को कि प्ले में क्या योजना मेरी है वो बता रहा होगा, या तो ये किसी दूसरे कैरेक्टर का मजाक बना रहा होगा, बना सकता है, या फिर ये अपने हिपोक्रेसी को रिवील कर सकता है, यानी कि अपने पाखंड को ये बता सकता है। जैसे कि यहाँ पे ये आके अपने पाखंड को ऑडियंस को डायरेक्ट बता रहा है, तो बाकी जो स्टेज पे कैरेक्टर हैं वो नहीं सुन रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इमेज भी लगा दिया है ताकि आपको ईजिली मैं यहाँ पे क्लियर कर सकूँ। तो ये है आपके असाइड। असाइड का अगर एग्जाम्पल आप देखोगे ना, एग्जाम्पल नहीं दिया गया क्या, कोई नहीं, असाइड का एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो असाइड का एग्जाम्पल आपने ध्यान रखना शेक्सपियर के ओथेलो में। ओथेलो में कौन है, वो आपके एंटागोनिस्ट इयागो, इयागो की वो स्पीच है जब वो अकेला रहता बोलता है, क्या कहता है, आई एम नॉट वॉट आई एम, आई एम नॉट वॉट आई एम, वॉट आई एम, ये स्पीच है, ठीक है, वॉट आई एम, ठीक है। क्या कहता है कि मैं वो नहीं जो मैं हूँ, मतलब मैं जो दिखाई देता हूँ वो नहीं हूँ। ये ना, ये असाइड है, ये स्टेज पे यागो आता है और अकेला ही बोलता है, और स्टेज पे बाकी भी कैरेक्टर रहते हैं लेकिन बाकी नहीं सुनते हैं, ये डायरेक्ट ऑडियंस को बोलता है, मतलब अपना बोलेगा और ऑडियंस सुनेगी, सिर्फ ऑडियंस ही जान लेती है।
तो इसका उद्देश्य क्या होता है, कैरेक्टर के तत्काल विचारों का इसका उद्देश्य ये होता है कि पर्पज़ ये होता है जो कैरेक्टर का जो मन में चल रहा है विचार वो तुरंत ऑडियंस को पता चल जाता है, जिससे क्या होता है एक ड्रामेटिक इफेक्ट यानी कि एक ड्रामेटिक तनाव बढ़ाना और ऑडियंस को प्लॉट में भागीदारी बनाना होता है। तो ये चीज़ें असाइड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया। तो इतना फ़र्क है, बाकी तो और कुछ फ़र्क नहीं। अगर आप कहीं भी फंसते हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, क्वेश्चंस भी कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा ड्रामेटिक मोनोलॉग को मैंने थोड़ा सा बढ़ा के बताया आपको, थोड़ा एग्जाम्पल दे के बताया। हर एक चीज़ का बोलते हैं ना, वो बोलते हैं पोस्टमार्टम, तो उसी का ये हुआ था थोड़ा, ठीक है। तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंड इसमें हमने ड्रामेटिक मोनोलॉग को कंप्लीट कर दिया है, चाहे आप ऑब्जेक्टिव के लिए तैयारी कर रहे हो या आप डिस्क्रिप्टिव के लिए कर रहे हो, दोनों के लिए ये बेनिफिशियल ही होगा, ठीक है। और सब एग्जांपल दे दिया, इसमें सॉलिलोक्वी असाइड भी समझा दिया, क्योंकि भाई यहाँ पे जब हम ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ेंगे तो वो दोनों चीज़ें भी हमें एक ही साथ पढ़ना होगा, तभी हमको समझ में आएगी कि क्या क्या थोड़ा डिफरेंस है। मैंने डिफरेंस भी समझा दिया है। तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ये आपकी ना ये जो क्लास है ना डेमो 12 है, ठीक है। तो ये आपको ना यूट्यूब पे मिल रही है एज ए डेमो क्लास, ये आपको यूट्यूब पे मिल रही है पूरी LT की तैयारी। 12 क्लास मैंने दे दिया है अपने यूट्यूब पे, वो भी फ्री है, ठीक है, आप सबके लिए है। तो अपना फीडबैक तो दिया करो, ठीक है। आपके फीडबैक से ये वीडियो बनेगी आगे। अगर आपका फीडबैक अच्छा मिला ना, या आपका सपोर्ट अच्छा मिला, सब्सक्राइब भी किया करो, शेयर भी किया करो, लाइक भी किया करो, लाइक भी नहीं करते लाइक भी किया करो, और अपना फीडबैक भी दिया करो। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है, मेरा काम मैं कर रही हूँ, ये आपका काम है। अगर आप ये काम कर रहे हो तो फिर मैं पूरी LT की तैयारी यूट्यूब पे ही कराने वाली हूँ। अदरवाइज़ मुझे भी बाकियों की तरह मुझे भी करना ही पड़ेगा। मतलब यही चीज़ें सब पढ़ाते हैं, कुछ हट के आपको नहीं पढ़ा देंगे। यही चीज़ें जो मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, यही चीज़ें बाकी अदर्स जो आपके यूट्यूबर हैं, जहाँ पे भी आप पढ़ते हो, जो पेड वगैरह में पढ़ते हो, जितने भी पैसे में आप पढ़ते हो, यही सारी चीज़ें वहाँ पे भी आपको मिलेगी। कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल जाएगा, कुछ अलग से उसमें पढ़ा नहीं दिया जाएगा, यही सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपको फ्री मिल रही है चीज़ें तो उसका मेरे अंदर यह ना आने दीजिए कि हाँ फ्री की वैल्यू नहीं है, तो मुझे भी बाकी यूट्यूबर्स की तरह मुझे भी उस लाइन में मुझे मत लाइए, ठीक है। तो मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे पढ़ाने दीजिए, एंड मुझे भर के कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए। ये सारी चीज़ें ना मुझे मोटिवेट करेगी। ये आपका काम है, मेरा काम मैं कर रही हूँ। आपको फ्री में सारी क्लासेस दे रही हूँ यूट्यूब पे, जहाँ पे आपको 10-10 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार में आपको पूरा पेड कोर्स मिल रहा है। जहाँ वहीं पे एक तरफ आपको फ्री मिल रहा है तो उसकी वैल्यू कीजिए, अदरवाइज़ मुझे भी वही समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मैं आपको फ्री में ही देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सबकी परेशानी समझती हूँ, मुझे मालूम है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बहुत सारे लोग, और मुझे लगता है कि ये सही डिसीजन अगर मैं यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ। लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा भाई, आप मुझे इंकरेज करोगे तभी तो मोटिवेट मैं होंगी, आप मोटिवेट करोगे तभी तो। आप तो अपना मोटिवेट मांगते रहते हो, तो मुझे भी तो मोटिवेट करो। ये आप मोटिवेशन दे सकते हो, दूसरा कोई नहीं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय। इसका PDF मैं दे दूँगी, सारा PDF मैं भेज दूँगी टेलीग्राम पे, ठीक है। बाय बाय।